आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी मलबे का मालिक। इस कहानी के ऊपर इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उस आखिरी वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे एक केचुआ अपने रहने के लिए सुराग ढूंढता है पर कोई जगह ना पाकर एक बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या अब पहले से कई ज़्यादा हो गई थी। उनमें चहम गोई चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिराग दिन का बाप गनी आया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वो मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रक्के पहलवान ने उसे नीचे बुलवाया और कहा, 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहाँ के हिंदुओं पर उसकी काफ़ी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीबी जुबैद और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों के नीचे झांकने लगी। चिराग ने देवढ़ी के बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, किस्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे देवढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग को जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और बोला, चीखता क्यों है? तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा, किस्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने आप को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवारों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से। उनकी लाश चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो ना जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर उसने नजर रख कर के ही चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को सिद्ध कराने के लिए हवन सामग्री भी मंगा ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक कोई पता न चल सका। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा है, जहाँ ना वह किसी को गाय भैंस बांधने देता है और ना ही खुमचा लगाने देता है। उस मलबे से बिना उसकी इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं हिला सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी ज़रूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया? ओए, ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, गनी के पीछे छोड़कर कहाँ चले गए? और भुड़भुड़े किवारों से लकड़ी के रेसे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद जग गया, यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धौंकने की सी आवाज़ निकली और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर में फैल आया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे हुआ? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घड़घड़ाई सी आवाज़ में कहा, मगर वो वहाँ बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है, बैठा रहे, तू चिल्लम ला। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो?
लच्छे ने चिल्लम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। मनोरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिल्लम के नीचे कपड़ा लगाकर चिल्लम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किसी ने गनी से बात नहीं की हुई? नहीं। ले। और उसने खांसते हुए चिल्लम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकरू होकर चिल्लम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती, आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनोरी गनी की बांह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश थी कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी कर कर उसे देखा। उससे गले में स्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोल नहीं सका। रखे पहलवान, मुझे नहीं पहचाना? गनी ने बाहें नीचे कर कर कहा। मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिराग दिन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरों की झुर्रियाँ भी कुछ फैल गई थी। ये रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहम गोई तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात ज़रूर खुलेगी। फिर हो सकता है कि दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इनका है न गनी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है। मर्दूद किसी को वहाँ गाय का खूंटा भी नहीं लगाने देता था। मनोरी भी डरपोक है। इसने गनी को बात क्यों नहीं बता दी? रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं साड़ है, दिन भर साड़ की तरह गली में घूमता रहता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सील पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भड़ा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ यह मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तो सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आ गई। पहलवान ने अपनी टांग समेट ली और अंगोछा कुएं की मुडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिल्लम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कस खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोक कर बोला, तुम लोग उसके पास थे ना? सब में भाई भाई सा ही मोहब्बत था। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर छिप सकता था। उसमें इतनी समझदारी नहीं थी। ये ऐसे ही है। रखे को स्वयं महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीने उसके होठ पर आ रहे थे। उसके माथे पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों का क्या हाल है? उसने पूछा। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छरी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग का साथ होता तो बात और थी। मैंने उसे कितना समझाया कि मेरे साथ चल, पर वह जिद पर अड़ा था कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा और यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं। भोले कबूतर को यह नहीं पता था कि गली के बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब जान पर आ बनी तो रखे के रोके न रुकी।
गनी ने देखा कि पहलवान के होंठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के गिर्द के दायरे में गहरे गड्ढे हो गए हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़ी सकता है। खुदा नेकी नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छरी का सहारा लेते हुए उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा लिए हुए ये उसके दोनों हाथ जुड़ गए। ये गनी हसरत भरी नजरों से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमगोई चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा और गनी के सामने रखे के ताल्लुक कैसे खुश्क हो गए थे। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय ना बांधने देगा। बेचारी जुबैदा कितनी अच्छी थी वो। रखे मरदूत का न घर रहा न घाट, और इसे किसी माँ बहन का लिहाज न था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से बाहर निकल आई। बच्चे गली में बाहर निकलकर गुल्ली डंडा खेलने लगे। 2 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। ये रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खर्राता हुआ चिल्लम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां गुजरते हुए उससे पूछा, रखे साहब, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाई तरफ की दुकान पर तख्ते पर बैठ गया। रोज वहां रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर बुला लेता और उन्हें सट्टे के गुड़ और सेहत के नुस्खे बताता रहता। मगर उस दिन वह वहां बैठे लच्छे को अपने वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुना रहा था जो उसने 15 साल पहले किया था। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोको पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के देकर हटाने लगा। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वह शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था और रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी से सुनाई दे रही थी। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहां से उड़कर उस शाम चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी की कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहां बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता हुआ कौवे पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने के बाद कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह कर भौंकने लगा। पहलवान ने उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दुड़ दुड़, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा। पहलवान ने एक ठेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सील पर लेट गया। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह कर भौंकने लगा। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे एक गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटकाकर मलबे पर लौट गया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।